बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप ख़वातीनो हज़रात? आप सबको हम सब की तरफ से रमज़ान मुबारक। कितना एक खुशी का समा होता है, पॉजिटिविटी का समा होता है जब हमें पता होता है कि रमज़ान की आमद है। और फिर जब अनाउंस हो जाता है कि इस बाबरकत महीने का पहला रोज़ा अगले दिन होगा, तो एक एक्साइटमेंट होती है। हम सारे एक्साइटेड भी होते हैं, खुशी भी होती है। भाई मुझे तो बचपन के रमज़ान याद आ जाते हैं। जब हम छोटे होते थे, रात को सहरी की तैयारी शुरू हो जाती थी कि भाई पहली सहरी है, सुबह तैयारी करनी है, चीज़ें रेडी करनी है, सारा सामान तैयार करना है सुबह का। फिर सुबह सबके साथ सहरी करना, सबके साथ नमाज़ पढ़ना, उसके बाद थोड़ी देर कुरान पाक की तिलावत करके सो जाना, फिर जागना, अगर स्कूल है तो स्कूल चले जाना और बाकी की जो आपकी दीगर एक्टिविटीज़ होती हैं दिन की वो कंटिन्यू करना। फिर जब इफ्तारी का वक्त करीब आता है, घर में किचन में घुस के मेरा भाई, मेरी बहन, मैं, हम सारे घुस के साथ में तैयारियां कर रहे हैं कि भाई पहली इफ्तारी है, चीज़ें रेडी करनी है, डिफरेंट खाने की चीज़ें, हर बंदा अपनी अपनी मर्ज़ी की कोई पसंद की चीज़ तैयार कर रहा है। दूध सोडा तैयार किया जा रहा है, कोई कह रहा है कि भाई मैंने दूध सोडा नहीं पीना, मैंने लाल शरबत पीना है, किसी ने लाल शरबत और दूध सोडा की कॉम्बिनेशन पीनी है। क्या मज़े का टाइम होता था। फिर इफ्तारी की, फिर उसके बाद आपने ऑफ कोर्स नमाज पढ़ी, फिर घर के बड़े जो हैं वो तरावियों में मसरूफ़ हो जाते थे। मतलब एक इतना मज़े का इंटरेस्टिंग टाइम जो अब भी ऑफ कोर्स कंटिन्यू करता है। लेकिन अब बात कुछ ऐसी है कि वक्त भी बदल गए हैं, लोग भी बदल गए हैं, सिचुएशंस भी डिफरेंट हो गई हैं। लेकिन मैं अक्सर सोचती हूँ कि कुछ ऐसे पुराने ट्रेडिशंस हैं जिनको हमें भूलना नहीं चाहिए। मुझे याद है कि पहला रोज़ा जब पहले रोज़े की आमद होती थी, इस तरह से रात को सबको हमने विश कर दिया, रमज़ान मुबारक, जैसे मैं आपको विश कर रही हूँ, एक एक्साइटमेंट है। और फिर वो तैयारियाँ जो घर में हो रही होती थी वो सिर्फ अपने घर के लिए नहीं होती थी, हमसायों के 4-5 जो घर थे उनके लिए भी सहरी का जो है वो इंतज़ाम किया जाता था। उनके घर से हमारे घर आता था, हमारे घर से उनके घर जाता था। भाई बड़े अच्छे वक्त थे और ये अच्छे वक्त आज भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। देखिए, रमज़ानुल मुबारक एक सेलिब्रेशन का टाइम है, खुशियों का वक्त है। और इबादत के साथ साथ जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है रमज़ानुल मुबारक का, वो ये है कि हमने उन लोगों को याद रखना है जो मुस्तहिक हैं, जो उस सिचुएशन और उस पोजीशन में नहीं हैं जिसमें शायद साहिब हैसियत लोग हों। जैसे कि जो लोग रेगुलर डेज पे मुश्किल से एक वक्त की रोटी उनको नसीब होती है, तो रमज़ानुल मुबारक में भी तो यही मामला होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम से रमज़ान में उनकी इनकम बढ़ जाएगी। स्पेशली वो सफ़ेद पोश लोग, व्यूअर्स, जो कह नहीं पाते या कहते नहीं हैं बिकॉज वो एम्बैरेस्ड होते हैं, वो नहीं किसी के सामने हाथ फैलाना चाहते। देखिए, एक इंसान होने के नाते मैं कहती हूँ पहले हम एक अच्छा इंसान तो बन जाए या इंसान बनने की कोशिश तो करें, फिर बाकी सब चीज़ों की तरफ अपने आप को मुतवज्जो करें। तो एक अच्छे इंसान की इंडिकेशन तो यही है ना कि वो दूसरों के काम आता है, दूसरों के ख्याल रखता है और अच्छे काम करके बहुत सी दुआएं और पॉजिटिविटी समेटता है। देखिए, इस माह मुबारक में हमने प्रैक्टिस करनी है, ये हमारी प्रैक्टिस रन है बाकी 11 महीनों के लिए। सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में एक्साइटेड हो के लोगों के काम आना, एफर्ट्स करना और फिर उसके बाद जैसे ही चांद रात आई आपकी एक्टिविटीज़ ही बदल गई। लोगों ने रोडों पे वन व्हीलिंग करनी शुरू कर दी, बदतमीजियाँ करनी शुरू कर दी, अजीब रवैया हो गया, दूसरों का ख्याल नहीं करना। भाई इस माह मुबारक को एक प्रैक्टिस रन की तरह लें और फिर सारा साल लोगों का ख्याल करें और हर किसी का ख्याल करें, इंसान का, जानवर का, चरिंद परिंद का, पौधों का। ये सब जानदार चीज़ें हैं और सबको उतना ही हक है ज़िंदा रहने का। और देखें व्यूअर्स, हमेशा मैं एक बात कहती हूँ, कभी कभी लोग माइंड भी कर जाते हैं तो पहले ही मैं सॉरी कह देती हूँ। देखें, अल्लाह ताला इंसानों के लिए वसीले बनाते हैं कि मतलब भाई ये बंदा इस बंदे के काम आएगा, ये बंदा उस बंदे के काम आएगा। अगर हम अपनी उस जिम्मेदारी को नहीं पूरा करते,
अगर अल्लाह ताला ने मुझे चूज़ किया है पर्सन एक्स या पर्सन वाई के लिए कुछ करने को, और वो बंदा मेरे पास आता है, मुझसे मदद मांगता है, मुझसे अपने तासुरात शेयर करता है, मेरे साथ फीलिंग्स शेयर करता है कि भाई मेरे ये मसला है, ये मामला है, और मैं सुनी अनसुनी कर देती हूँ या मैं मुंह फेर देती हूँ, या मुझे नज़र आ रहा है कि अगला बंदा किसी प्रॉब्लम में है, लेकिन मैं जान के मदद नहीं करती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरा मूड नहीं है या वॉट एवर द रीज़न इज़। देखिए व्यूअर्स, कौन इंसान किस स्टेज पे आपके पास आके कितनी मजबूरी में हाथ फैलाता है या नहीं भी फैलाता, लेकिन वो आपके रास्ते में आ जाता है और आपको नज़र आ रहा है कि वो मसले में है और आप उसका मसला हल भी कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। ऐसा क्या हो जाएगा अगर हम किसी ऐसे शख्स के काम आ जाएंगे जिसको हमारी मदद की ज़रूरत है? दुआएं ही मिलेंगी ना, हम अपनी आखिरत को कुछ अच्छा कर लेंगे। सो व्यूअर्स, जहाँ पे पकौड़े, फ्रूट चाट, दही बिल्ले, डिफरेंट जूसेस, डिफरेंट खाने पीने की चीज़ें आप इंजॉय कर रहे हैं, रमज़ान में गेट टुगेदर्स का एहतमाम कर रहे हैं, इफ्तार पार्टीज़ हो रही हैं, वहाँ पे उन लोगों को ज़रूर याद रखें जो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं करते। इफ्तार पार्टी करनी है तो किसी यतीम खाने में जाके करें, इफ्तार गेट टुगेदर करना है तो किसी ओल्ड होम में चले जाएं। देखें, जिन लोगों को हम अपनी इफ्तार पार्टीज़ में और गेट टुगेदर्स में बुलाते हैं ना व्यूअर्स, वो माशाल्लाह से पहले से रजे हुए होते हैं, उनके पास बहुत होता है खाने को, तो आप उन्हीं लोगों को फिर खिला रहे हैं। और अगर कर ही रहे हैं ऐसा गेट टुगेदर, तो फिर एक हिस्सा उन लोगों के लिए ज़रूर रखें जो मुस्तहिक हैं, जो प्रॉब्लम में हैं। और एक रिक्वेस्ट स्पेशली आपसे व्यूअर्स, जिस किस्म का इफ्तारी का एहतमाम आप अपनी ज़ात के लिए करते हैं, उसी तरह की अरेंजमेंट घर के स्टाफ के लिए भी होनी चाहिए। मैंने बड़ी दफ़ा देखा है कि लोगों के घर इफ्तार पे गेस्ट आते हैं, इफ्तार गेट टुगेदर होता है, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जो किसी के साथ ड्राइवर आए हुए होते हैं, ड्राइवर भाई आए हुए होते हैं, या कोई स्टाफ, कोई किसी के साथ कोई मेड आई हुई होती है, कोई भी घर का वर्कर साथ आया हुआ होता है, उनको कोई पूछता ही नहीं है, या उनके लिए सेपरेट इफ्तारी होती है जो उस लेवल की नहीं होती जो खुद खा रहे होते। तो व्यूअर्स, ये किस किस्म का इंसाफ है? जो अपने लिए पसंद करे वही दूसरे के लिए पसंद करे। सिर्फ उन लोगों के लिए करना जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है या जो कोई बड़ी सॉलिड पोजीशन में है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और ये एक नेगेटिव डायरेक्शन में चीज़ चली जाती है। सो व्यूअर्स, सब कुछ करें, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, पॉजिटिव रहें, ये सब चीज़ें करें रमज़ान मुबारक में। लेकिन उसके साथ साथ व्यूअर्स, हमारे मुस्तहिक भाई बहनों को मत भूलें, उन लोगों को मत भूलें जिनको एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हमने उनका भी ख्याल करना है। अब चले बढ़ते हैं उस तरफ जहाँ पे हमें पता चलेगा कि आज के, बल्कि हमारे ये 30 दिन की जो एक आपके साथ जर्नी स्टार्ट होने जा रही है रमज़ान एट होम की, इसमें होगा क्या। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम का, रमज़ान एट होम का फॉर्मेट कुछ ये होगा कि आपकी मुलाकात होगी पाकिस्तान के रिनाउंड सेलिब्रिटीज़ से और वेरियस लोगों से जो किसी न किसी तरीके से हमारे मुल्क में कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं। उनसे आम तौर पे जो बातें की जाती हैं उनसे ज़रा मुख्तलिफ, ज़रा हट के बातचीत की जाएगी। उसके साथ साथ हम न्यूट्रिशन और हेल्थ की बात भी करेंगे। देखिए व्यूअर्स, जान है तो जहान है, और सेहत एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेमत है, ख़जाना है, जिससे अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। सो ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, तो सेहत के भी बात करेंगे। उसके अलावा आपकी बेहतरीन नात ख़्वानों से मुलाकात होगी, हम सुनेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमदे बारी ताला आपके सामने पेश होगा, सूफियाना कलाम भी पेश करेंगे आपके सामने, और फिर मुलाकात आपकी नामवर कवालों से भी होंगी, हम कवाल भी सुनेंगे रमज़ान एट होम में, एंड उसके साथ साथ आपकी रिनाउंड स्कॉलर्स से भी मुलाकात होगी और इंटेलेक्चुअल से भी, और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, उन टॉपिक्स पे जो रोज़मर्रा के इश्यूज़ हैं, रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स हैं, उन पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और वैसे भी आपने हमारे प्रोमोज़ और डिफरेंट एडवर्टीज़मेंट्स देखे होंगे जिसमें रमज़ान पाकिस्तान के बारे में आपको बताया गया होगा। सहरी में आपकी मुलाकात होगी, हमारी बेहतरीन होस्ट है राबिया अनम, उनसे सुबह 3 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक, यानी 3 AM to 5 AM। फिर इफ्तार की ट्रांसमिशन रमज़ान पाकिस्तान की शुरू होगी दोपहर 2 बजे, और 2 बजे से लेके मगरिब तक आपकी मुलाकात होगी एहसन खान और राबिया अनम दोनों से। और फिर रात को
10 बजे से 12 बजे तक मुझ नाचीज़ जुगन काजिम से आपकी मुलाकात होगी रमज़ान एट होम में। तो ये है हमारे शो का फॉर्मेट और ये है जो हमने प्लान किया है आप लोगों के लिए। आई होप कि हमारी ये ट्रांसमिशन आप पसंद भी करेंगे, अपनी फीडबैक भी हमारे साथ शेयर करेंगे और हमारे साथ अपनी फीलिंग्स, अपने तासुरात ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर कोई अच्छी बात, कोई पते की बात, कोई ऐसी चीज़ आप चाहते हैं कि बेशक आपका नाम लेके शेयर की जाए कि भाई हमारे फ़लाँ व्यूअर ने फ़लाँ शहर से हमें मैसेज किया और हमारे साथ ये शेयर किया कि भाई ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, कोई ऐसा बड़ा पॉजिटिव अमल जो आप रमज़ानुल मुबारक में या पूरा साल करते हैं, हमारे साथ शेयर करें। हम आगे बाकी व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। क्या पता आपके उस एक काम को सुन के 100 लोग और वो काम करना शुरू कर दें। और अगर एक शख्स भी एक पॉजिटिव काम की तरफ माइल हो जाता है तो क्या ही बात है। खैर, ब्रेक के बाद मुलाकात होगी हमारे मुल्क के एक बहुत ही ब्रिलियंट, अब समझ नहीं आती कि उनका तारुफ कैसे कराऊं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, लिखते भी बहुत अच्छा हैं, उस्ताद भी हैं। क्या क्या हैं और क्या क्या नहीं हैं ये हम जानेंगे उनसे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं जुगन काजिम, आप देख रहे हैं रमज़ान एट होम। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। अब हमारे साथ वो पर्सनैलिटी है जिनका नन्ना मुन्ना सा टीज़र मैंने आपको ब्रेक से पहले दिया था। एक बेहतरीन एक्टर, एक ब्रिलियंट डायरेक्टर, एक बहुत ही ऑनेस्ट एंड अप फ्रंट प्रोड्यूसर, बड़ा ज़रूरी होता है प्रोड्यूसर का ये दोनों चीज़ें होना, और एक विजनरी स्क्रीन राइटर, एक ऐसा इंसान जो इन सब चीज़ों के होने के बावजूद, और अवाम ने भी इनको इन सब चीज़ों में तस्लीम कर लिया और कहा, मतलब ये ख्याली पुलाव वाली ये चीज़ें नहीं हैं, ये सारी चीज़ें एक्चुअली हो रही हैं। और फिर भी इतनी आजिज़ी, इतनी पॉजिटिविटी, और फिर अपने जूनियर्स की सपोर्ट करना कंसिस्टेंटली, चाहे वो फेलो एक्टर हो, चाहे वो कोई फ्यूचर डायरेक्टर हो, हर किसी का हाथ पकड़ पकड़ के उनको सिखाना भी, उनको गाइड भी करना। बड़े कम लोग हैं जिनका इतना बड़ा दिल होता है। और इसीलिए फर्स्ट रमज़ानुल मुबारक की जैसे ही अनाउंसमेंट हुई तो हमने कहा कि भाई उस प्यारे इंसान को शो में बुलाते हैं जिसका दिल उतना ही बड़ा है जितना हमारी ख्वाहिश है कि सबका हो, ताकि कभी भी इस मुल्क में कोई बच्चा भूखा ना सोए, कोई माँ इसलिए ना रोए कि उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। ऐसी पर्सनैलिटीज़ कम ही इस दुनिया में आती हैं, इसीलिए तो इतनी कम उम्र में इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। और इंशाल्लाह 23 मार्च को आप रिसीव करेंगे सितारा इम्तियाज़। मैं बात कर रही हूँ द ब्रिलियंट, द वेरी वेरी टैलेंटेड सरमद सुल्तान खूसट की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जुग्गन। वालेकुम सलाम। समझ नहीं आ रही ना, अब क्या करूँ? मतलब सच भी बोल सकती थी, बट मैंने सोचा कि मैं ये कह देती हूँ। अच्छा, लेकिन देखिए सच बोलना चाहिए। बिल्कुल सही। और नानो कहती थी एक चुप 100 सुख। एक चुप 100 सुख। हाँ, तो ये भी ये सही। सारी चीज़ें आप हैं क्योंकि मैंने आपके साथ काम भी किया, एज एन एक्टर भी आपके साथ काम किया, यू बीइंग अ डायरेक्टर, एज फेलो एक्टर्स भी काम किया, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत कंसिडर करती हूँ। एंड सरमद, आपका जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अनाउंस हुआ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात आई कि यार इससे पहले क्यों नहीं मिला। सच्ची बात है सरमद, देखो आपने एक के बाद दूसरा ब्रिलियंट काम किया है माशाल्लाह, और काम भी आपका ज़रा लोगों के लिए मुश्किल है समझना। हाँ, मुश्किल से ज़्यादा जुग्गन आसान भी किया, या जो मेन स्ट्रीम का काम है वो भी किया, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी ज़िम्मेदारी होती है अपने काम के साथ भी कि जो आपको दिल से लग रहा है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई 2-4 तरह की कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, वो करनी चाहिए। लोगों का मिजाज बदलना, जैसे मुझे लगता है वो ज़िम्मेदारी है हमारी। यू नो, आई मीन आपके करियर को अगर मैं देखूं तो एक मिजाज इवन
पीटीवी का जैसे एक मिजाज था, और वो मिजाज बदला जब नए लोग आए, और वो वक्त की ज़रूरत भी थी। और अब हम देखते हैं कि वक्त इतनी तेज़ी से बदल रहा है, तो उसके साथ हमें अपना मिजाज भी बदलना है ज़िम्मेदारी के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसीलिए जब मॉर्निंग शो हम कर रहे होते हैं, मॉर्निंग एट होम, तो उसमें हमारा बड़ा फोकस होता है कि हम यंग लोगों को शो पे लेके आएं और उनकी बातें सुने, ताकि अब मैं अपने आप को उस कैटेगरी में तो नहीं डाल सकती ना, तो मैं उनसे सीखती हूँ सही। कि मैं एक बेहतर एंकर, एक बेहतर मीडिया पर्सनैलिटी और उससे बढ़ के एक बेहतर माँ कैसे बनूँ। सही बात। क्योंकि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं या नीसेज एंड नेफ्यूज जब बड़े हो रहे होते हैं, तो सरमत आपको भी पता है कि वो एक बिल्कुल फर्क जनरेशन है, वो एक मुख्तलिफ पौध है, उनकी सोच फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सी चीज़ें जो हम मजाक में या बेदहानी में कह देते थे हंसते हुए, जैसे बचपन में याद है बड़ा फनी बात होती है, ओ तू तो काला है, अब ये बात आप नहीं कह सकते। इट्स नॉट ओके कि किसी के रंगत के ऊपर कमेंट करें। सही बात, सही तो बात। नए वक्त की बहुत सी बातें अच्छी भी हैं। अच्छी भी हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ये जनरेशन बड़ी अवेयर है, जो कि एक अच्छी बात है, और आहिस्ता आहिस्ता और ये हमें अच्छा बेहतर इंसान बना रही है। बिल्कुल। और सीखने का अमल आप चाहे क्लासरूम में भी हो, इट्स ऑलवेज टू वे। आप हमेशा अगर अपना दिल बड़ा रखें, तो आप जिनको सिखा रहे होते हैं उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। एंड एजुकेशन अब ख़ास तौर पे नए ज़माने के जो नए अंदाज, मतलब हम तो ज़रा मतलब थोड़े ट्रेडिशनल या पुराने ज़माने के अंदाज में पढ़ाए गए, जहाँ द टीचर वाज ऑलवेज राइट, और लेकिन अब ज़रा और रट्टा। लेकिन ज़्यादा। अब तो अगर बच्चे को बात समझ नहीं आई, नंबर ठीक भी आए हैं, हाँ। जवाब सही भी दिए, तो वो कहते हैं जी आपकी वर्किंग ठीक नहीं है। जिस तरह मैथ्स में एक ज़माने में होता था कि वर्किंग गलत है, जवाब सही है, हाँ। चीटिंग की है। तो बात ये है कि अपने आप के साथ अब चीटिंग नहीं आप कर नहीं, सकते। वर्किंग ठीक होती थी, जवाब गलत होता था, पता नहीं क्यों। मैथ्स जो था ना मेरा एक, तो फिर आपकी वर्किंग भी गलत थी ना सरमत, नहीं, क्योंकि अगर वर्किंग ठीक थी और जवाब गलत था, तो आपकी फिर वर्किंग गलत थी कहीं ना कहीं बीच में कोई एक छोटी सी चीज जो है ना, वो एक पंगा जरूरी एक पंगा हो जाता था, हिसाब नहीं पल्ले पड़ता था कभी। वो मेरे भी कभी नहीं पल्ले पड़ा, इसीलिए शायद हम अरब खरबपति नहीं है, बट इट्स ओके, हम ऐसे ही ठीक हाँ, हैं। मुझे भी जीरो वो चेक हम के तो ऊपर ऐसे हैं भैया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाँ जी। बचपन का रमज़ान कैसा था? क्योंकि आपके घर की रौनकें बहुत मुख्तलिफ थी। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एक तो माशाल्लाह घर और टब्बर, और अब्बू खाने के शदीद शौकीन और पूरा टब्बर खाने का शौकीन। ऊपर से माशाल्लाह। अब वालदा साहिबा कश्मीरी, तो मतलब लीथल कॉम्बिनेशन घर में। जुगन मुझे वही जो साइकिल पूरा होता है ना, वो जो 35-36 साल का जो साइकिल होता है, वो बहुत क्लियरली याद है, क्योंकि जब पहला रोज़ा रखा मैं ग्रेड 2 में था शायद, और अच्छा खुद रखा या घर वालों ने रखवाया? नहीं, सच? बहुत शौक से रखा। अच्छा, बहुत बहुत शौक से रखा। लेकिन ये हुआ कि पक्का करके मैं घर से गया, तो आई थिंक 1 में था मैं, K1 में था मैं, और गर्मियाँ थीं, ये मुझे याद है, क्योंकि फिर रोज़े जब सर्दियों में आए बहुत सालों के बाद, तो वो पूरा साइकिल मैंने एक तो अपनी ज़िंदगी में देख लिया। तो दोपहर को साथ वाले बच्चे ने जो डेस्क पे बैठा हुआ था अपने, उसने कहीं अपनी पानी की बोतल खोली, और वो लाल शरबत की जो खुशबू चढ़ी मेरे दिमाग पे, तो मैं तो कम के मतलब कि क्या किया जाए इस वक्त। मतलब मुझे अभी तक वो इतना, अभी मैं बता रहा हूँ ना, मुझे वाकई उसकी खुशबू दोबारा आ गई। मतलब वो एक नहीं होता, आप एक जुनून सा मुझे हो गया कि एक नहीं, भपका सा ये आया हुआ। और वो दिमाग पे हावी हो गया। और ये कोई बात होगी यकीनन कोई अप्रैल मई टाइप के ज़माने की, मतलब शदीद गर्मियों वाला। तो मई जून होगा फिर। हाँ, नहीं जून में अप्रैल मैं तो इसलिए फिर कह भी रहा हूँ बड़ा अच्छा होता कि है। जून में छुट्टियां हो जाती थी, या तो बिल्कुल छुट्टियों से पहले वाला होगा, या तो इन एनी केस वो मुझे याद है। और अभी मैं सुन रहा था आपको कहते हुए कि वाकई रमज़ान के साथ जो एक ट्रेडिशंस हमारे जुड़े हुए हैं ना, वो बड़ी एक स्पेशल सी चीज़ है। अब वही बात है, आपकी उम्र नहीं भी है, या कोई बुज़ुर्ग हैं उनको बीमारी की वजह से अगर नहीं भी रख पा रहे, लेकिन वो जो पूरा एक साइकिल आप थोड़ा सा बदल के वो जो एक और फेस्टिव अंदाज में सब कुछ करते थे। हमारे घर में चूँकि फिर कुछ अर्से के बाद जॉइंट फैमिली थी, फुप्पियाँ चचा भी साथ, दादी भी होती थी, तो हमारे घर तो दस्तरखान वाला सीन था, क्योंकि इतनी टेबल बड़ी नहीं थी कि उस पर सब टब्बर पूरा आ सके। तो वो सबका इकट्ठे बैठना, बट हर घर में कुछ मखसूस चीजें बनती है खाने की, तो मतलब मुझे खाने के अलावा और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता। तो मुझे ये बताओ कि आपके घर में कौन सी, जिस तरह हमारे घर में
हर रोज इफ्तारी में फ्रूट चाट बनती थी और हर रोज मैं फ्रूट चाट की शक्ल देखती थी और मैं कहती थी मैं नॉर्मल दिनों पे कौन सा फल खाती हूँ जिन्हें मुझे फ्रूट चाट खिला के मुझे फ्रूट चाट अगेन एक स्टेपल हमारे और घर मैं का भी हर रोज इंतजार में होती थी दही बल्ले तो कई ट्रीट के तौर पे हाँ दही दही बल्ले बल्ले बना कम देते थे होते थे, you're right. दही बल्ले फॉर सम स्ट्रेंज रीजन बाजार से और आते आलू थे। चने की चाट भी नहीं मिलती हम दही बल्ले आते थे मेन मार्केट से नहीं, और मेरे हमारे घर। चाचा इधर हॉल रोड की तरफ उनका काम था तो वो रीगल से लेकर आते थे। हाय। रीगल के बेनजीर दही भल्ले या वेरी पता नहीं वेरी क्या- फेमस हाँ ना, वो भी बड़े मशहूर थे। फ्रूट चाट जो है वो बीडन किस- रोड के बीडन। किधर निकल पड़े हो बीडन नहीं, रोड के बिल्कुल और गोलगप्पे होते थे ये इधर पास ही लॉरेंस गार्ड और एक मीठे दही भल्ले हैं जो अनारकली में मिलते थे, जो क्रीम वाली दही के अंदर उसमें फुल्कियाँ और सलाद नहीं होता और आलू भी नहीं होता। ये मुझे लाहौर के खाने याद है। फ्रूट चाट का किस्सा मैं आपको ये बताने लगा था कि अब माशाल्लाह जब 16-17 लोगों का एक कुंबा हो मुख्तलिफ है, उसमें जब चाट बनेगी तो वो चाट बाकायदा एक बड़े तसले में बनती, इतने बड़े ना इतना बड़ा वो सिल्वर का वो तसला सिल्वर होता का था हमारे तसला। घर में ये देखा ना वो तसले में बनती थी। और इसका चैंपियन कौन था काटने का? मुन्निया। जिंदगी में मुझे कोई लगता है हमारे घर में एक ही तसला था एक दिन इनके घर होता है एक दिन हमारे घर होता था वो बड़ा सा ना, क्योंकि आमतौर पे उसको देख के लगता नहीं कि खाने पीने की चीज के लिए इस्तेमाल होना नहीं चाहिए। वो होता जो उसका था size नहीं है। वो आटा गूंदने के लिए होता था क्या हो गया वो आटा Right, गूंनी के लिए था right, वो परात होती थी और उस परात में फिर दही बल्ले लेकिन वो उसका एक वो सिमिलर चीज में कपड़े भी तो कपड़े भी उसी में धुलते थे उसी में कपड़े धोने उसी में खाना बनाना हमारी जुगन मेरा तबीयतें इस उम्र में इसलिए तो इतनी खराब रहती है ज्यादा हम बचपन में डिटर्जेंट खा चुके हैं। तो मुनिया की स्पेशलिटी थी कि वो बारीक बारीक इवन बिल्कुल परफेक्शनिज्म उसका फ्रूट चाट में निकलता था। और अगर जैसे कुछ 6 बजे रोजा खुलने को 3:30 बजे से वो शुरू करती थी काटना, नन्हे 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 नन्हे। और साइंस भी थी कि केला एंड में कटेगा ताकि काला ना हो, सेब इस वक्त कटेगा, अंगूर भी कटता था मुझे याद है। अंगूर आधा होता था ताकि आधा उसकी होता। 2 पीसियां हो जाएं और अगर वो बड़ा वाला अंगूर होता था तो उसको काटते थे बीच में से और उसके अंदर से वो छोटा सा उसके जो वो मुझे बचपन में गुठली बहुत सी बुरा होती- लगता वो था। ऐवी मुंह वो जो सा हो जाता बीज था ना के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं वो होते। बीज ना कुछ उस वक्त तो निकल जाते थे बाद में 15 मिनट तक ना मुंह और सबसे बड़ा हादसा होता था जब आम की शक्ल में पपीता उसमें होता था और फिर जब आप आम के उसमें खाते थे ख्वाहिश में खाते थे और वो लेकिन पपीते का कसैला जायका जब खोदा आम निकला पपीता सो हमारे घर में जो एक चीज़ ज़रूर होती थी वो बाकी घरों में भी होती है, जो कि मुझे लगता है एक बहुत अनहेल्दी चीज़ है, लेकिन उसके बगैर रमज़ान पूरा नहीं है। पकौड़े पकौड़े। और पकौड़े पालक के पकौड़े ये देखें अभी रोजा शुरू शुरू नहीं नहीं हुआ हुआ और पकौड़ों के किस्से शुरू हो गए। और मेरी जो सबसे बड़ी बहन है गुड़िया बाजी के पकौड़े मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि उतने अच्छे पकौड़े को दुनिया के बेहतरीन बेहतरीन नहीं बेहतरीन तब है कि अगर इफ्तारी के आधे घंटे बाद भी वो क्रिस्पी रहते हैं क्रिस्पी रहते हैं। और वो वाले कि जो पालक का पूरा एक पत्ता हाय। पतला सा डिप हुआ उसके अंदर, और वो किसी भी चीज़ का पकौड़ा बना दे। गोभी का भी पकौड़ा बना, गोभी के बड़े मजे के पकौड़े होते हैं क्या हो गया उबले हुए अंडे का भी बना देती वो भी बड़ा मजे का होता है But मैं हरी मिर्चों का भी होता है हर मतलब चीज़। हम ही बचे थे जिनके बैंगन का पकौड़े भी नहीं पकौड़ा बने होता थे। है ये सारे पकौड़े बैंगन तो बहुत मजेदार, बैंगन तो एक बैंगन से आलीशान, तो आपकी कोई खास आली- उनसियत उफ, है मोहब्बत आजकल नहीं मैं खा रहा, क्योंकि आजकल मैं ज़रा एक परहेजी डाइट पे हूँ जिसमें मैं कुछ सब्जियां नहीं खा रहा। क्यों वो कुछ मैं अपने ये पंजाबी वाला क्यों था डिटॉक्सिंग के ऊपर हूँ, तो ज़रा मैंने कहा और अब ज़रा रमज़ान में मज़ीद क्या कहते हैं दिल जमाई से मैं करूँगा। हार्ट ब्रेक्स कर दिया आपने बट ओके आई विल द मूव्स ऑन। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप खाते तो हैं लेकिन बनाते भी हैं। हाँ। हर रमज़ान आपकी ट्रांसमिशन आती है जिसमें आप वेरियस पकवान बना रहे होते हैं और प्रॉपर स्पॉन्सर्ड होता है माशाल्लाह। इस दफ़ा जुग्गन नहीं किया वैसे, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं आपको अपने अगर अपनी एक्टिंग और बाकी कामों से फुर्सत मिलती तो शायद आप वो भी रिकॉर्ड कर लेते। शौक में मैं कोई 2-3 एपिसोड वैसे करूँगा, बड़ा मेरा दिल चाहता है क्योंकि मौसम एक तो अल्लाह का शुक्र इतना अच्छा चल रहा है अभी तक, तो वो चूँकि मेरा वो जो किचन है वो बाहर है, तो वो गर्मी में तो उधर लुस जाते हैं आप, लेकिन अभी लुसने वाला माहौल नहीं आया। हाँ जी, मतलब मुझे लगता है वो किस तरह शुरू हुआ सिलसिला ये तो मुझे पता है कि आपका जो गैंग है बहुत साल पहले एक दफ़ा जब आप और जाना और नादिया आए थे और शाजिया भी उस शो में शाजिया आई भी थी, होती चारों थे आप और हम लोग गप लगा रहे थे, तो आपने बताया था कि आपका गैम ऑब्वियसली जी और बाकी सारी तो हैं right. बट पीपल एंड देयर रिस्पेक्टिव पार्टनर्स व्हाटएवर। तो आप मुझे बता रहे थे कि आप लोग बड़ा खाना मतलब
एक दिन कोई खाना बनाता है, फिर बिल्कुल, सारे जाते हैं, बिल्कुल। तो सब जो है वो इस तरह के गेट टुगेदर्स करते हैं जिसमें खुद ही खाना बनाते हैं। सो खाना बनाना और डिफरेंट डिफरेंट जगहों की चीजें ट्राई करना आप लोगों के ग्रुप की एक हैबिट थी। फूडीज तो अब एक पॉपुलर वो तो टर्म हुई है ना। हाँ, अब जुगन बचपन से जैसे मैंने बताया कि एक तो घर में बहुत ज़्यादा खाने पीने की गुफ्तगू, खाने पीने का एहतमाम। दादी सारा दिल्ली का कुजीन उनका वो जो था, अम्मी की साइड से सारा कश्मीरी, और फिर जो भाई मेरी- आप ओरिएंटल खाना बहुत अच्छे बनाते हैं, आप और मेरी पैन-एशियन छोटी खाना तो अम्मी जो थी वो भी फिर एक और तरह का पंजाबी खाना, चच्ची मेरी। तो यू नो, सो इट वाज ऑलवेज सो मच फूड घर पे। और ख़ासतौर पे अगर मैं अपने ननिहाल की बात करूं तो वहाँ तो खाने की डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ऐसी होती है जैसे किसी के हुस्न की तारीफ़ हो रही हो। तो वो बचपन से एक खाने से ये रिश्ते पे रिश्ता लेने के लिए या मांगने के लिए गए तो आगे से कहा कि भाई लड़का तो ठीक था लेकिन समोसे, समोसा जो था, वो क्या समोसे थे, या लड़का कितना खूबसूरत था, समोसे जैसा, सब बिल्कुल समोसे जैसा था, छोटे कागजी समोसे छोटे थे। कागजी समोसे जैसा था। हाँ तो मुझे आई नो कागजी समोसे एक और हमारे घर में बड़ा वो आइटम वो होता क्या? था। मतलब जो छोटा समोसा, तो छोटे समोसे हाँ जरा- वो मेन मार्केट में जहाँ से आप दही बल्ले लेते हैं उसके जी। साथ ही जो है वो उसने स्टॉल लगाया होता पहले है। तो वो सिर्फ वो बड़ा रोल और समोसा समोसे ही का। होता था आमतौर पे बाजार में, तो हमारे घर में वो छोटा समोसा और उसमें कीमा होता था, और वो बड़ी एक शानदार चीज़ होती थी। क्या बात है यार। तो इस तरह की चीज़ें होती थी, लेकिन मेरी पसंदीदा चीज़ होती थी कि सहरी के वक्त एक पराठा, एक फ्राई अंडा, जिसकी जर्दी बस ऊपर एक लेयर आई हुई हो, लेकिन जर्दी उसको करें तो वो फुस वो करके। खुश हो जाए, और साथ एक शामी कबाब, अचार भी। अचार का मैं शौकीन नहीं था, बाकी लोग खाते थे, लेकिन हाँ, और कभी मौज हो जाती थी जब शामी कबाब ना हो तो आलू की भुजिया हो। अच्छा मैं अब अपनी साइंस बताऊं, ये सारा कुछ, लेकिन एंड के 2-3 निवाले सेव करने हैं ताकि चीनी के साथ चूरी बना के खा लो। मुझे होता था दही, और दही कौन सी जिसके ऊपर चीनी डालनी और घोलनी नहीं है ताकि वो क्रिच क्रिच करे मुंह में। अगली बार यही दही आप सिर्फ शक्कर के साथ खाइएगा, हाँ। शदीद मजे का। मेरी खाला ने मुझे बताया, लो जी हम लोग अपने मतलब ये मुझे अपने- लग रहा है कि हाँ, लोग कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये खुराक के हवाले से रमज़ान की तैयारी हुई है। जी, तो हम ऑन एयर हैं, तो ऑन एयर को याद रखते हुए ब्रेक में अब चले जाते हैं ताकि ब्रेक में बाकी की हम खाने की बातें कर लें। वापस आएंगे तो खाने से हट के भी कोई बात करने की नाकाम कोशिश करेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी रमज़ान एट होम में। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। जैसे कि आप जानते हैं, रमज़ान पाकिस्तान में हमने सोचा कि कुछ वो बातें भी होनी चाहिए जो नॉर्मली नहीं होती, कुछ दिल की बातें, कुछ अनसुनी बातें और कुछ अनकही बातें। ठीक हो गया? Sure. अब जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, आई एम होपिंग कि इसके जवाब आपके पास नहीं होंगे। वैसे तो आप शदीद पढ़े लिखे इंसान हैं और आपकी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, और आप अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में फ्लुएंट है, और आपका दावा है कि खाना और खाने के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, खाना खाने के बारे में भी, बनाने के बारे में भी, और आपका अपना कुकिंग शो भी रह चुका है मैं बड़ी सब दफा। दावे वापस ले नहीं, रहा हूँ। आप कोई दावे वापस नहीं लेंगे, क्योंकि अब आप मुझे अच्छा जी, जो मैं नाम लूंगी उसका आपने मुझे अंग्रेजी नाम बताना है। ओके। जैसे कि अगर मैं खीरा कहूंगी तो आप क्या कहेंगे? क्यूकम्बर। अगर मैं खीरा कहूंगी तो आप क्या कहेंगे? क्यूकम्बर। राइट। तो चले अब शुरू करते हैं। अच्छा, ये नहीं ये था तो अब? आसान था अच्छा, पुत्र, जो ये तो करना आसान था। मतलब मैं कहूँ कि जी अदरक क्या होती है, तो जिंजर, जिंजर, ठीक तो है। सलाम अलैकुम, सही है, सही, एक्सक्यूज मी, वालेकुम। आइए शुरू करते वालेकुम। हैं। करेला, करेले की अंग्रेजी बताएं। बिटर गोड। वाओ, वेल डन। हरी प्याज हरी प्याज, या हरा स्प्रिंग प्याज? अनियन, बिल्कुल सही। धनिया, कोरिएंडर। अब शोइयां मार रहे हैं आप। नहीं, मतलब आसान है। चलो जी, तोरी, तुरई, आई थिंक जस्ट गोड, है ना, या जुकीनी। यस, वेल हाँ, डन, उसी तोरी, family। जुकीनी। बंद गोभी, कैबेज। बिल्कुल ठीक है। तो याद है कैबेज पैच डॉल भी होती थी, हम छोटे होते थे। अच्छा,
टिंडे हुन बता। टिंडे इज गॉड। नो, टिंडे इज नॉट गॉड। टिंडे इट इज गॉड, बट पूरा नाम बताएं। स्वीट। स्वीट क्या, जस्ट बिकॉज वो क्यूट लगता है उसका नाम स्वीट हो गया? टिंडे। टिंडे की शेप कैसी? बॉल्डीज। एप्पल गॉड। एप्पल गॉड। नलाक्स? अच्छा Okay. no, ये नहीं पता था मुझे। बैंगन। ऑबजीन। एक और भी नाम है। ब्रिंजोल। ब्रिंजोल। अच्छा, शलजम। टर्निप। गोंगलू। लौकी। लौकी। ओ, ये सब कोई गॉड वाली नहीं है। तो उसका नाम क्या है? कौन कोई सा? और भी है साथ? एप्पल गॉड, बॉटल गॉड। बॉटल गॉड। वेल डन यार। मतलब एक सिर्फ गलत है, वो भी आधा। हाँ, क्योंकि एप्पल गॉड मैंने कभी नहीं सुना था। आप टिंडे देख तो लें। टिंडे ही होने चाहिए। टिंडे का नाम टिंडा ही होना अंग्रेज नहीं खाते चाहिए। मैं खा टिंडे। स्वीट गॉड, ही इज सो क्यूट गॉड। छोटे छोटे से। नन्हे नन्हे से चींटियां, और देसी हो तो बिल्कुल ही बिल्कुल ही वो। छोटी सी But ना। टिंडा बड़ी अजीम चीज है। आई लव टिंडास। बचपन में आई यूज टू हेट टिंडास, और मुझे ये याद है कि हमारी अम्मी का एक वो मतलब सख्ती ये थी कि जो पका है वो खाना है, और पूरा खाना है। तो अगर शोरबे वाले पके हैं तो एक बोटी, एक टिंडा और शोरबा अगर आपको मिल गया है प्लेट में तो आप छोड़ नहीं सकते। तो मैंने और मेरी बहन ने फिर ट्रिक्स बनाई हुई थी, फिर हम टिंडे को ना प्लेट के नीचे पिचका के हाथ से तो ले जाते थे किचन में और एक दफा ऐसे नीचे रख के पिचका के रख के ले गए। और प्लीज, अगर कोई बच्चे इस वक्त शो देख रहे हैं, वैसे तो बेटा आपको सोना चाहिए इस टाइम, लेकिन अगर आप जागे हुए हैं, टिंडे पिचकाने टिंडे पिचकाने नहीं हैं प्लीज। इस दुनिया में बहुत ज्यादा स्टार्विंग लेकिन लोग मैं ये हैं। बता रहा हूँ कि वो एक दिन जब पकड़े गए तो वो पिचका हुआ टिंडा हमें खाना पड़ा। उसके बाद से फिर मैंने कहा मैं प्लेट में से ही खा शुक्र लूं। करो कि सिंक में साबुन में नहीं डाल दिया था। माय मदर वुड हैव डन दैट। मैं वही कह रही हूँ। लिटरली वो अम्मी कर सकती थी। इसलिए मुझे अभी भी सबसे बड़ी घबराहट ये अच्छा, होती अम्मी है। मगर हिटलर टाइप थी। नहीं नहीं नहीं, वेरी स्वीट, बट एक अम्मी की घुरी थी, उस घुरी का कोई नहीं हो सकता था। हाँ, हाथ नहीं कभी लगाया। वो घूरी वो घुरी सब was माओ की होती है, वो everything। एक यूनिवर्सल घूरी है। हाँ, क्योंकि वो मतलब उनका बस एक दो जिंदगी में जो प्रिंसिपल्स थे ना, वो ये उसमें खाना शामिल था। तो अभी भी कोई मेरी प्लेट में खाना जैसे कोई प्यार में डाल रहा होता है ना, तो मेरा एक नफसियाती मसला है कि जो मेरी प्लेट में आ नफ्सियाती गया है, मसाइल पे ना बात करें, वो आपके अल्हम्दुलिल्लाह काफी हैं। क्योंकि मैंने कहा अगर ये मेरी प्लेट में आ गया, ये मुझे खाना पड़ेगा सारा, मैं प्लेट में खाना नहीं छोड़ सकता। तो वो अभी भी मुझे वो देखिए, I बहुत think- अच्छी आदत हाँ, है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे याद अम्मी है की- बचपन में माँ बाप कहते थे कि जो छोड़ोगे वो शैतान खा लेगा। शैतान खा लेगा, या फिर वो बद्दुआएं देगा तुम्हें, और क़यामत के दिन उसका हिसाब होगा। बट अगेन, खाना बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं तो बड़े अरसे तक अब बिल्कुल ही घरेलू टोटके टाइप गुफ्तगू शुरू हो जाएगी खाने तो के अच्छी ऊपर ही। बात है ना। हाँ। रोटी का मैंने हैक निकाला है। रोटी जब आपके घर में एक्स्ट्रा आमतौर पे पक जाती है, तो मुझे नहीं पता था कि रोटी को फ्रीज़ भी कर सकते हैं आप, पकी हुई रोटी। लेकिन उस वक्त ट्रिक ये है कि आपने उसको ना गोल को 4 उसमें काट लेना है, क्योंकि फिर वो चली जाती है टोस्टर में, और जब आपने खानी है, अब टोस्टर में टोस्ट की तरह टोस्ट के और खा लें। तो मैं रोटी भी ज़ाया नहीं करता, रोटी भी फ्रीज़ करता हूँ। पर ये नहीं कि साल कर लेकिन लें। खैर, उसका एक और ऑप्शन भी है कि आप चिड़ियों को भी डाल सकते चिड़ियों को भी डाल दे, लेकिन कई दफा वो होता है ना, मिट्टी सारी पड़ गई, चिड़ियाँ कितनी, मतलब हैं। चिड़ियाँ बेचारी चिड़ियां भी बेहोश हो जाएंगी। छोटा-छोटा खाती हैं। छोटा छोटा वो फिर हम मुनिया को कहेंगे ना कि तुम उसके छोटे 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 इक्वल पीसेस करो। एक तो हमेशा हम शो करते हैं और बात करते हैं, मुनिया बीच में जरूर आ जाती है। हाँ, मुनिया- उसके बगैर हमारी जिंदगी नामुकम्मल है। नामुकम्मल है, दैट्स ट्रू। वो भी एक बड़ी अजीम हस्ती है हमारी जिंदगी में। किसी दिन उनको बुला के उनकी फ्रूट चाट बनवाई अजमत पे बात करेंगे। और अजमत की बात करें तो अभी ब्रेक के बाद भी हमें एक अजमत ज्वाइन करने वाले, उनका नाम ही अजमत है। डॉक्टर साहब जी, जनाब। उनसे भी मिलेंगे। जनाब मतलब वो भी ठीक, बहुत ठीक। एक ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। डॉक्टर साहब से तो वैसे पूछना चाहिए, क्योंकि देखिए अब मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है कि जहाँ सोशल मीडिया पे लोग और बहुत सी अल्लम गल्लम चीज़ें फजूल बातें करते रहते हैं, लेकिन अब ये जो आपको नॉलेज के, इंफॉर्मेशन के छोटे छोटे स्निपेट्स हर जगह मिल जाते हैं। इवन टिकटॉक जैसा प्लेटफॉर्म जो है पूरी दुनिया में, लोग एजुकेशन के लिए, बिल्कुल। ट्यूटोरियल्स के लिए, अवेयरनेस के लिए, तो खाने के हवाले से अब जितनी मेरा ख्याल है हमें शऊर मिलता जा रहा है कि क्या चीज़ कब खानी है, किस तरह यू खानी सी, एंड है। द पॉइंट इज, डॉक्टर साहब की सबसे अच्छी बात ये कि वो औखा नहीं करते चीज़ों को। Right, वो right. इतने आसानी से आपको कहते हैं भाई ये आप कहते हो ये नहीं, तो वो कहते हैं अच्छा चलो फिर ये कर लो। Right, द right. फैक्ट इज आजकल अब हर बंदा कहता है कि भाई
चिया सीड्स खाने हैं, फ्लैक्स सीड खाने। ओ भाई अलसी तो बचपन से, अलसी की पिनिया, और अलसी हम के रमजान की बात लड्डू, करें, अलसी की पिनिया, एग्जैक्टली। मतलब रमजान मुबारक में पहले से जो है वो हमें पता होता था कि चांद रात जैसे ही अनाउंस होगी पिनिया तैयार करेंगी ना, राइट राइट। और वही इतना बड़ा तशला जिसमें आप फ्रूट चाट की बात करें, उसी में फिर पिनिया तैयार की जाती है। थी। सो द फैक्ट इज ये सारी चीजें अगर हम अपने असल की तरफ वापस चले जाएं तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए। मतलब दलिए, सत्तू, चलो ये बातें डॉक्टर साहब से करेंगे, बातें डॉक्टर साहब से करेंगे। अभी वापस आ जाते हैं, जो मैंने आपसे एक जरूरी बात करी। मैं बड़े अरसे से ये सोच रही हूँ बात कि मैं एम गोइंग टू आस्क यू, और ये बड़ी ज्यादती की बात है जो मैं अभी करने वाली हूँ। देखिए आपने बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाए एज अ डायरेक्टर। आई वांट टू नो दैट एज अ डायरेक्टर अभी तक जो भी आपने फिल्में बनाई हैं, आपकी फेवरेट कौन सी है? ये वो वाली बात है कि किसी पूछो बच्चा आपका फेवरेट औलाद कौन सा में है, से केड़ा फेवरेट है, बट हर किसी का होता है कोई एक फेवरेट। दैट्स ट्रू। तो आपका भी कोई एक फेवरेट औलाद है, वो कौन है? हाँ, मेरा ख्याल है अभी एक तो औलाद का सिलसिला जारी रहना चाहिए, मुझे लगता है, बिल्कुल फिल्मों की शक्ल में। बिल्कुल। वैसे औलाद के ऊपर मनसूबाबंदी ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन सो फार कम ऑन, इतना जिंदगी तमाशा, जिंदगी तमाशा। उसका भी देखें, सब चीज़ें लंबी कहानियाँ इधर उधर अगर मैं कर भी दूँ, वाकई अगर उसकी क्रक्स की मैं बात करूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ बर्दाश्त और अदम बर्दाश्त के ऊपर, एक दूसरे के लिए स्पेस छोड़ने के ऊपर, कि आप एक दूसरे को बर्दाश्त करना कैसे सीख सकते हैं, और सिर्फ ज़ाहरी हुलियों के ऊपर आप अच्छे बुरे दोनों ओपिनियंस नहीं बना सकते। सो उसके साथ एक जर्नी में तकलीफ़ भी बहुत रही, लेकिन वो जिस जगह से शुरू हुई थी, वो इंडिपेंडेंस, मैंने जब टीवी कुछ अरसे के लिए ब्रेक लिया, एक छोटी सी कंपनी बनाई, फिर हम सुनते रहते हैं इंडिपेंडेंट फिल्म, तो वो वाकई इंडिपेंडेंटली जब मैंने बनाई बगैर किसी प्रेशर के, सो आई थिंक उसके साथ बहुत अच्छी बनी ना, बहुत जर्नी का एक वो लेकिन सरमद मेरे जहन में ये सवाल उठता है बार बार कि यार जिस पॉइंट पे फाइनली अपने आप को मनवा लिया इंडस्ट्री में, आपने कहा ओके अब मैं साइड पे होके अपना काम खुद करूंगा, जब आप बहुत कैश कर सकते थे। देखो सरमद, यू नो एंड आई नो, हम लोग करना बहुत से मजे मजे की चीजें चाहते हैं, लेकिन उन मजे मजे की चीजें करने के लिए एक तो कोई पैसे नहीं देता, इन्वेस्टर कहता है भी मुझे हिट दो, बिल्कुल सीधी बात है, और फॉर्मूला, हर बंदा फॉर्मूला टाइप चीज बनाओ। आपको आप या तो डार्क चीजें करते हो या फिर आप बहुत एक्सपेरिमेंटल काम करते हो, और ये मैं आपकी तारीफ में कह रही हूँ, ये मैं कोई नहीं गिले शिकवे में नहीं कह रही। यू नो दैट आई एम वन ऑफ योर बिगेस्ट फैंस। मैं तो उस वक्त से आपकी फैन हूँ जब हम सिर्फ दोस्त थे और सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। यू नो दैट, यू नो दैट, एंड आई लव वर्किंग विद यू आल्सो। बट द पॉइंट इज, जिस टाइम पे अन्ना पैसा बनाने का वक्त आया, आपने कहा अब मैंने अपने आप को मनवा लिया, अब मैं ये करूंगा, कुछ समझ नहीं आई बात की। चूंकि आई डोंट नो, यू आर राइट, लेकिन आई बी ऑनेस्ट, मैं चूंकि कोई जायदादें जुदूदें ऐसी चीज़ें नहीं देखी हुई थी ज़िंदगी में, तो मुझे कभी वो इतना कोई बहुत अनहोने ख्वाब भी नहीं थे। तो जो फिल्में मैंने बनाई वो मैंने अपने पैसे से बनाई, वो पैसा टीवी से ही कमाया था मैंने, तो मेरे लिए वो बहुत था। आई थॉट काफ़ी हो गया है, अब मैं वो काम कर लूँ, बिकॉज एक्चुअली जो चीज़ हम भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी जो कीमती चीज़ है वो तो वक्त है। मतलब वो वक्त अगर निकल गया, अब जाहिर बात है, आई एम इन माई 40s नाउ, आई want to do a few things जो कि मुझे लगता है कि day over 60, अच्छा नहीं 64 and a half -2। So I do feel कि मैंने ये ज़रूर रियलाइज़ किया कि नहीं, आप अभी जो चीज़ दिमाग में चल रही है, आपको लग रहा है कि सिर्फ बॉडी नहीं, आपका जहन भी, आपका दिमाग भी, उससे बढ़ के आपकी रूह है यार। right. रूह की तस्कीन के लिए या रूह को सुकून देने के लिए या अपनी रूह के सवालात का जवाब ढूंढने के लिए ही तो ये काम हम करते हैं। और चीज़ें ज़िंदगी में देखें, वही बात है कि अब तो चूंकि पहले ये होता था, अच्छा भाई दूर दराज में क्या हो रहा है हमें नहीं पता होता, अब तो पूरी दुनिया में क्या बिक रहा है, क्या बन रहा है, आपको सब पता है। बट यू हैव टू पुट सम काइंड ऑफ अ लाइन कहीं ना कहीं। भाई गाड़ी है, एक है, दो है, सरमत कितनी की चाहिए? लाइन कहाँ पे है? सरमत खुसट की लाइन कहाँ है? लाइन कहाँ ड्रॉ हो जाती है आपकी, जहाँ आप कहते हो कि हाँ पीस, जो चीज़ आपका पीस ख़राब करे, सुकून आपका वो, और चूंकि हमारे काम की नौयत भी ऐसी है, क्योंकि हमें उसमें शोर, बहुत सारे लोग, एक रफ्तार, तेज़ी, हम उसके ऊपर ही थ्राइव कर रहे होते हैं। तो वो मुझे काफ़ी देर में समझ आया
कि एक सिर्फ खुद पे ये प्रेशर हर वक्त रखना, अपनी ज़रूरियात पूरा करने के बाद कि अब कुछ करते रहना है, कुछ करते रहना है, ज़रूर कुछ करना है, लेकिन तहम्मुल से सांस लेना भी बहुत ज़रूरी है। एंड ऑनेस्टली ये मैं नहीं करता था। मैंने बहुत छोटी उम्र में काम शुरू कर लिया, मैं यूनिवर्सिटी में ही था उस वक्त, और तब से नॉन स्टॉप मैंने काम किया। अब लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, आपको तहम्मुल भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, रुकना, संभलना और सोचना। एंड डेफिनेटली हम उस जनरेशन से नहीं हैं जो सब टेक्नोलॉजी को देखते हुए पैदा हो रहे हैं और उनको पता है, तो अब हमारे लिए हर चीज़ एक कभी कभी ओवर स्टिमुलेंट भी बन जाती है, तो हर वक्त चार्ज रहना। सो मैं अगर मेरी ओपनली भी बस हो एडमिट, गई है, मेरी हाँ। भी बस हो गई है, और मुझसे ज्यादा चार्ज कोई था या 24 घंटे ये। Agreed, अब मुझे agreed, अक्सर लोग कहते agreed. हैं कि तुम सेट पे आती हो और तुम Yeah. अलहदा कमरे में जाके Yeah, बैठ जाती हो, क्योंकि कितना बंदा ऑन रहे, राइट, बत्ती भी कॉन्स्टेंटली 24 घंटे ऑन रखो तो वो फ्यूज हो जाती है। और मतलब आप खुदा ना खास्ता किसी उस लम्हे का इंतज़ार ना करें कि कुछ बड़ा ही होगा तो आपका वो अलार्म बजेगा। लाइक अम्मी का मुझे याद है कि अम्मी को जब स्ट्रोक हुआ तो उससे पहले अम्मी ने कभी ब्लड प्रेशर की दवा भी नहीं खाई थी, लेकिन अंदर क्या कुछ चल रहा होता है, आप किस अलार्म का इंतज़ार कर रहे होते हैं। सो अब वही, अब जेनेटिक्स हैं, ब्लड प्रेशर भी हल्का फुल्का हाई रहने लग गया, एंजाइटी माइल्ड, एक डिप्रेशन, वो सब। तो मैंने कहा नहीं भाई, अगर दवाएं खानी है तो अभी खानी है, अगर अपने जहन का और जिस्म का और अपनी रूह का ख्याल रखना है तो वो एक हैबिट अभी से बनानी पड़ेगी। सो आई थिंक स्लाइटली बस मैंने इसलिए स्लो डाउन ज़रूर कर लिया कि सही है, ज़रूरत पूरी हो रही है। एक बिल्कुल आप एक अपने माशी स्टेबिलिटी बहुत बड़ा एक उसका शुक्र हमें अदा करना चाहिए, क्योंकि बहुत से मसाइल हमारे सिर्फ़ और सिर्फ माशियात की वजह से होते हैं। बिल्कुल। सो एक सेफ्टी नेट हो, अच्छा भाई इतने आपके पास कुछ बचत भी है, कुछ आपका गुजारा भी हो रहा है, तो आई थिंक वो मैंने थोड़ा सा तहम्मुल, और वो ज़िंदगी तमाशा ने भी सिखाया। वो जब नुकसान दर नुकसान हुआ सो वाकई फिर एक हौसला आपका बन जाता है ना, आप कहते हैं ठीक है भाई, व्हाट डजंट ब्रेक यू, इट मेक्स यू इन सम वे। व्हाट अ ब्रिलियंट प्रोजेक्ट दो, सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। और जब आप बात कर रहे हैं रूह की, जिस्म की, दिमाग की, तो देखें ये तीनों चीज़ें अगर इंसान अच्छी खुराक का इस्तेमाल करे, हमने खाने पे बड़ी बात की और इधर उधर मजाक भी किया, लेकिन व्यूअर्स ऑनेस्टली आई जेन्युइनली बिलीव कि खुराक में ही शिफा होती है। ट्रू। और ये मैंने अपनी ज़िंदगी में भी देखा है, जो बीमारियां, जो इश्यूज और किसी चीज़ से ख़त्म नहीं हो रही थी, व्यूअर्स एंग्जाइटी तक का इलाज खुराक में। एब्सोल्युटली। सो जो शख्स हमें इससे रिलेटेड गाइड करेगा, और आप भी एक डिटॉक्स के फेज से गुजर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप भी उनसे बात कीजिएगा। हमें ब्रेक के बाद दोनों को ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अजमत मजीद, जो क्लिनिकल एंड थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनकी बात और उनका तस्करा तो हमने बहुत किया, पूरी दुनिया में आपके फैंस हैं, आपको फॉलो करने वाले लोग हैं, आपके पेशेंट्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, रिसर्च आपने वेरियस डिफरेंट चीज़ों के ऊपर की है और ब्रिलियंट आपकी फाइंडिंग्स हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर अजमत मजीद और सरमद खूरसट हमारे साथ होंगे। देखते रहिएगा रमज़ान एट होम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं रमज़ान, कहने लगी थी रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान एट होम। रमज़ान पाकिस्तान आप सहरी पे देखेंगे और उसके बाद इफ्तार में देखेंगे, एंड हमारी पूरी ट्रांसमिशन इज़ रमज़ान पाकिस्तान ऑफ कोर्स, एंड हमारा जो स्पेसिफिक ट्रांसमिशन है वो रमज़ान एट होम है। सो हमारे साथ हैं डॉक्टर अजमत मजीद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ऑलवेज अ प्लेजर। सेम हेयर। आप आते हैं तो रौनके ही रौनके हमारे सेट पे। थैंक यू जी। मतलब आप भी अच्छे हैं सरमत, बट नहीं डॉक्टर साहब, जिन्होंने हमें ठीक करना है वो हमें ज़्यादा अच्छे लगते वो हैं। तो ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, एंड आई थिंक ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखिए, एक मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स हम अपने स्कॉलर्स से भी ये पूछते हैं कि रोज़ा है क्या। एक न्यूट्रिशनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से रोज़ा है क्या, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। रोज़ा एक मिरेकल है जी, और रोज़ा जो है बीमारी से निकलने का एक तरीका है।
और रोज़ा जो है वो डिप्रेशन को ख़त्म करने का एक ज़रिया है। रोज़ा वेट लॉस को ट्रिगर करने का एक बेहतरीन तरीका है। रोज़ा अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करने का है। रोज़ा हमारे एक ब्रेन में एक चीज़ होती है जिसको हम BNDF कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन को रीबिल्ड करती है, हमारी मेमोरी को रिस्टोर करती है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को हमें काम डाउन करती है और डिप्रेशन से निकालती है। वो रोज़ा BNDF को बढ़ाने का एक तरीका है। रोज़ा जो है वो इतनी सेहत बख्श चीज़ है कि मेरे ख़्याल में खुराक में तो होंगी चीज़ें, मगर आप लाइफस्टाइल के हवाले से बात करें तो रोज़े से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। वी शुड वेलकम रमज़ान। एक मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ठीक है, मगर अपने सेहत के लिए अगर हम सेल्फिश होकर सोचें, अगर हम बीमारी से निकलना चाहें, रोज़ा स्ट्रेस लेवल को कम करने का बेहतरीन तरीका है। रोज़ा आपकी बॉडी में एक एंटी एजिंग के लिए एक कमाल की चीज़ है। रोज़ा एक और मैं आपको बात बताऊं कि ग्रोथ हार्मोन के बड़े लोग टीके लगाते हैं प्रिवेंशन ऑफ प्रीमेच्योर एजिंग के लिए, जो बच्चे ग्रो नहीं कर रहे होते उनके लिए। रोज़ा अपनी ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स को नॉर्मलाइज करने का एक बेहतरीन तरीका है। रोज़ा आईसाइट रिस्टोर करने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। रोज़ा अपनी फैटी लिवर को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है। रोज़ा अपना डिसलिपिडीमिया, जिसमें हम कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हमारे हाई हैं या ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स हाई हैं, उसको ठीक करने के लिए। फिर डॉक्टर साहब आखिर रोज़े का क्या फ़ायदा है? मैंने कहा कि मैं डॉक्टर साहब ने रोज़ा क्या है, हमें रोज़े के इतने फ़वाइद बता दिए कि अब ये सवाल पूछना भी नहीं बनता, जबकि मैंने यही पूछना था कि न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़ायदा है। लेकिन अब इससे जो आप ये सारी बातें कह रहे हैं, ये सारी बातें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में भी कही जाती हैं। तो क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग जो गोरों ने टर्म यूज़ की है वो एक्चुअली रोज़ा ही है ना? जी बिल्कुल, वो भी एक रोज़े की एक किस्म है, मगर ये है कि उसमें वो वाटर फास्ट पूरी दुनिया कर रही है। जी पूरी दुनिया कर रही है, और रोज़ा जो है वो उसकी एक शक्ल है और बेहतर शक्ल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से बहुत बेहतर है रोज़ा मेरे हिसाब से। रोज़े के बारे में मैं आपको एक और बात बताऊं, रोज़ा कैंसर को टू स्टॉप इट डेड इन इट्स ट्रैक एक बेहतरीन तरीका है। रोज़े में कैंसर को यस, रोज़ा जो है उसमें ट्यूमर्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकती। रोज़े में जब आप एक प्रॉपर अच्छी सहरी लें और अच्छी इफ्तारी करें तो आपका जो ट्यूमर है, और ख़ास तौर पे अगर आप कोई ऐसा कैंसर का पेशेंट है जिसकी कीमोथेरेपी हो रही है, तो ट्यूमर के श्रिंकेज का चांस 300 टाइम्स ज़्यादा बेहतर हो जाता है। सो रोज़ा इज़ अ मार्वलस थिंग, अल्लाह का तोहफ़ा है मैनकाइंड के लिए। हमें इसको वेलकम करना चाहिए और हमें रोज़े रखने चाहिए। आई नो कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि यार भूखा रह के मैं क्या कमाऊंगा, मेरी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, मेरे एनर्जी लेवल्स कम हो जाएंगे। मगर रोज़ा आपको पूरे अगले 11 महीने के लिए आपकी बॉडी को रिचार्ज करने रीसेट करके रिचार्ज करने का एक बेहतरीन तरीका है। और रोज़ा आपको एक डिटॉक्स करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। अभी आप डिटॉक्स की बात कर रही थी, तो मेरे ख्याल में डिटॉक्स करने के लिए रोज़ा जो है वो कमाल की चीज़ है। रोज़े में अगर आपकी बॉडी एसिडिक है, आप उसको एल्कलाइन करना चाहते हैं, तो रोज़ा प्रोवाइड्स यू विद अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। सो रोज़े के आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको क्या फ़वाइद आप समझते हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपकी सेहत कहाँ पे खड़ी है, आप एज की किस ब्रैकेट में है, और उस हवाले से इसको रोज़े का इस्तेमाल। रोज़े एक और मैं बात बताऊँ, मैं भूल ना जाऊँ, रोज़ा इनफर्टिलिटी का बेहतरीन इलाज है। रोज़ा जो है इनफर्टिलिटी का बेहतरीन इलाज है। सो जो लोग साहिब औलाद नहीं हैं, जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं और जिनको डॉक्टर्स ने कहा है कि किसी हार्मोनल इशू की वजह से या किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं आपका बच्चा हो पा रहा, तो जैसे कि डॉक्टर साहब ये बात क्लियर इनफर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा मैं थोड़ी सी इस बात पे क्लैरिटी दे दूँ। और ये सिर्फ औरतों में नहीं, मर्दों में भी। जी मर्दों में, क्योंकि लोग हमेशा इनफर्टिलिटी को औरतों से कनेक्ट करते हैं, जबकि इनफर्टिलिटी बराबर की ही होती है, कभी मर्द में होती है कभी औरत में होती है, बल्कि ज़्यादातर मर्दों में होती है। जी मैंने जो देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मर्दों का लाइफस्टाइल है खाने पीने का, जी। उठने बैठने का,
बात वहीं पे आ जाती है ना डॉक्टर साहब, खुराक से बात शुरू होती है, खुराक पे बात ख़त्म होती है। बिल्कुल बिल्कुल ये अच्छा सरमत अभी बता रहे थे कि एल्कलाइन डाइट आप ले रहे हैं, मैंने इसीलिए उस बात पे आपसे छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता था डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। तो आप किस किस्म की खुराक ले रहे हैं? तो जुगन वही डॉक्टर साहब जैसे कह रहे थे ना कि आप उम्र के किस हिस्से में हैं, आपके जेनेटिक्स भी डॉक्टर साहब दे कम इन टू प्ले। तो अब्बा की तरफ से जीन्स में हाइपरटेंशन भी है, डायबिटिक Diabetes भी है हैं आपके लोग घर। वहाँ पे, सारे इमीडिएट फैमिली में, अम्मी की साइड से भी कार्डियक इश्यूज और वो। तो अब 1-2 साल से वही एक मेरे कान में रिंगिंग शुरू हो गई डॉक्टर साहब, लेफ्ट वाले में टिनाइटिस शुरू हो गया। फिर जनरली स्ट्रेस, खिंचाव, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे। तो अब दवाएं तो देखें एक हद तक आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन मुझे समहाउ यही लगता है कि दवा से ज़्यादा एक लाइफस्टाइल का चेंज जो है वो समहाउ वो हैबिट नहीं टूट रही थी। तो वो क्या है लाइफस्टाइल का चेंज, आप क्या ले रहे हैं? बिकॉज बात ये है कि मे बी जो आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब उसमें हमें मजीद आपको गाइड करके मैक्सिमम बेनिफिट हम ले तो सकते जो अभी जो मेरी कंसल्टेंट ने मुझे जी बोला कि एक दफ़ा हम 40 डे डिटॉक्स करते हैं, जिसमें एक तो एसिडिक लेवल्स ऑफ कोर्स बॉडी के ज़्यादा हैं, तो हम इसको अल्कलाइन उसमें लेकर आते हैं। तो वो बिल्कुल हर्बल चीज़ें हैं बाकी, लेकिन कुछ चीज़ों पे उन्होंने बिल्कुल कांटे लगा दिए हैं। जिस तरह मीट्स में इस वक्त उन्होंने कहा ईदर आई कैन हैव मटन और देसी चिकन एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी अदर रेड मीट, बीफ या रेगुलर पोल्ट्री मैं नहीं ले रहा। इवन दूध जैसे है उसको अल्कलाइन करके इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो अल्कलाइन करने के लिए इलायची के साथ उसको आप अल्कलाइन कर सकते हैं। सब्जियों में कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो मुझे नहीं खानी, प्लस जनरली जो मेरी बॉडी टाइप है उसमें मतलब ऑयली चीज़ें मुझे खानी हैं, जिन चीज़ों में वाटर कंटेंट ज़्यादा है। सो इट्स अ होल लिस्ट ऑफ थिंग्स जो मैं कर रहा हूँ। और पानी का इंटेक 12 से 14 ग्लास रोज़ जो मुझे पीने हैं वो पानी तो के। खैर डॉक्टर साहब भी हमेशा यही बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये जो कर रहे हैं इसके बारे में आपकी ओपिनियन क्या है? क्योंकि देखिए- बहुत से लोग आजकल डिटॉक्स डाइट पे जा रहे हैं और बहुत से लोग जिस्म को अल्कलाइन करने की बात कर रहे हैं। तो आई एम जस्ट वंडरिंग कि डॉक्टर साहब ये इसके बारे में आपका देखिए opinion क्या है? इसमें जो सबसे बड़ा और क्रिटिकल इशू है, हम अपनी बॉडी को अल्कलाइन करना चाहते हैं मगर हम अपनी एसिडिटी जो हमारे स्टमक में है उसको मेंटेन करना चाहिए हमें। इसको मैं इस तरह बताऊंगा कि अगर आप 18 साल की उम्र के हैं और आपके स्टमक में 100 रुपए का स्टमक एसिड है, जब हम नान कुलचे हमें पत्थर भी खिला दें उस एज में तो वो हज़म हो जाते हैं, सही। बिकॉज हमारे स्टमक के एसिड के लेवल्स इतने बेहतरीन होते हैं कि वी टेंड टू डाइजेस्ट फूड वेरी वेल, और थोड़ी ही देर में हम फ़ौरन वी गेट हंग्री। मगर होता ये है कि एज़ वी ग्रो ओल्ड, हमारे बाय द टाइम वी आर 45 हमारा तकरीबन 33% स्टमक एसिड रह जाता है। सो जो हमारी न्यूट्रिशन है वो डिपेंड करती है, हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन की सप्लाई होनी है, न्यूट्रिएंट्स की, जो वेरियस मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी को वेरियस ऑर्गन्स को चाहिए, वो तभी हमारे स्टमक से एक्सट्रैक्ट होके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेंगे अगर हमारे स्टमक का एसिड लेवल ठीक है। मोस्ट एल्कलाइन डाइट्स दे नॉट ओनली मेक द होल बॉडी एल्कलाइन, दे इवन आपके वो जो स्टमक के एसिड्स हैं उनको फर्दर डाउनग्रेड कर देती। सो इसमें ये एक जहन में बात ज़रूर रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है, एल्कलाइन अपने आप को करने के लिए अगर मैं आपको ये कहूँ, आप मेरे से ये पूछें कि दुनिया का सबसे बेहतरीन फूड जो कि हमें एल्कलाइन करता है, ठीक है, और हमारी स्टमक की एसिडिटी को भी इफ़ेक्ट नहीं करता, तो वो जैतून और वो है तीन ही जैतूनी, फिग और ये सबसे ज़्यादा, अंजीर और जैतून और जैतून, ये दोनों वो चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को अल्कलाइन भी करती हैं। खजूर नहीं करता अल्कलाइन? खजूर नहीं, वो मीठा होता है तो उससे तेजाबियत बढ़ती Apparently, है। मुझे खजूर इस वक्त आई एम नॉट टेकिंग। खजूर जो है वो एज सच एसिडिक नहीं करता आपको, अच्छा, वो आपको एक बैलेंस मेंटेन करता है। ओके। खजूर जो है, खजूर में लोग उसके मीठे से जो है ना वो खाइफ रहते हैं, जबकि मैं कहता हूँ कि उसके मीठे से बिल्कुल भी खाइफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फ्रुक्टोज है, वो सारे का सारा पूरे का पूरा जो फ्रुक्टोज का कंटेंट है ऑलमोस्ट 95% वो हमारा लिवर मेटाबोलाइज करता है, उसको लिवर उसको डील करता है। जबकि जो शुगर है जिसको हम वाइट शुगर कहें,
या जो सुक्रोज है या ग्लूकोज है, वो तो जहर है ना। वो हमारी पूरी बॉडी के ईच सेल को अफेक्ट करती है। और आपने ही बताया था कि उससे कैंसर और स्पीड से बढ़ता है। जी बिल्कुल, मतलब व्हेन यू टेक शुगर और आपका खुदा न खास्ता कैंसर डायग्नोज हुआ है, आपकी कैंसर वो बढ़ता चला जाएगा। starts feeding आप on जब it. चीज Yes, वो yes. उसका खाना है ना, उसका वो कैंसर का खाना है। आप बेसिकली कैंसर को खाना खिला रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स भी, सफ़ेद डबल रोटी भी, सफेद आटा, सफ़ेद आटा और सफ़ेद, मैदा। हाँ मैदा, एग्जैक्टली मैदा हो गया और सफ़ेद चीनी होगी। ये दोनों चीज़ें तो हमें अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। दूसरी आपको एक और बात बताऊं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यंग हैं और उनकी स्टमक की एसिडिटी ठीक है, एंड दे वांट टू मेंटेन देयर स्टमक की एसिडिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सही। बाय द वे एक और मैं आपको बात बताऊं, अगर आपके स्टमक की एसिडिटी ठीक हो तो यू टेंड टू नॉट एज वेरी क्विकली। आपकी प्रिवेंशन ऑफ प्री मेच्योर एजिंग के लिए सबसे बड़ा काम ये किया जाता है कि आपके स्टमक की एसिडिटी को रिस्टोर किया जाता है, ताकि आपकी स्किन को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आपके बालों को जो चाहिए, आपकी आई साइट को जो चाहिए, आपके ब्रेन को की जो मेमोरी के लिए जो चाहिए, वो सब के सब तब आपको अवेलेबल होंगे जब आपके स्टमक में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एसिड के लेवल्स मौजूद हैं। सो दिस इज बिल्कुल समथिंग दैट वी नीड टू लुक एट। आप सोचिए इसके बारे में, बिकॉज़ द पॉइंट इज हम तो जब भी किसी प्रॉब्लम में होते हैं सबसे पहले डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं। सो मतलब एक ये भी पर्सपेक्टिव है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, क्योंकि एक कल इंशाल्लाह कुछ ही देर में सहरी का वक्त हो जाएगा, सहरी में क्या लेना चाहिए, बस थोड़े से आपसे मुझे टिप्स चाहिए सहरी के और इफ्तार के। उसके बाद इंशाल्लाह हम फिर स्पेसिफिक टॉपिक्स की तरफ आएंगे कल से। सहरी में कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम प्रोटीन ज़्यादा लें। एक तो प्रोटीन ज़्यादा लें और एक फाइबर हम ज़्यादा लें। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये दे टेक अ लिटिल टाइम टू डाइजेस्ट और हमें जल्दी भूख नहीं लगेगी। हमें सहरी में जब भी हम खाना खाएं, जब भी हम सहरी करें, तो हमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने आप को बिल्कुल ठूंस ना लें। हमें भूख रख के खाना, हमें सहरी करनी चाहिए। अब सहरी के अंदर मेरे जो मैंने देखा है और जो सारी रिसर्च अवेलेबल है इस टाइम, सहरी में अंडा ज़रूर होना चाहिए। और बहुत से लोग अंडा नहीं खाते और कि ये गर्म है या इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा या ये हो जाएगा। वो सब बातें पुरानी हो चुकी हैं, उसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है कि अंडा का जो है, अंडे में गुड कोलेस्ट्रॉल है। बल्कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जी, विद योक इज फुल ऑफ विटामिन डी एंड प्लस जिसकी हम सबको कमी है इस मुल्क में। Yolk is full of HDL, the good cholesterol, the अच्छा one that we cholesterol। need to clear our arteries। और हमारे पास HDL के सोर्सेज बहुत कम है। एक सोयाबीन है, एक ये है, ये अंडे का योक है। मैं बात बताऊं आपको सरमत, मैं पहले अंडा अवॉइड करती थी। डॉक्टर साहब से जब ऑलमोस्ट डेकेड अगो ना माशाल्लाह मुलाकात हुई, तो डॉक्टर साहब ने मुझे, आपको पता है, कॉन्स्टेंटली मेरी गाड़ी में 2 बॉइल्ड एग्स होते हैं कॉन्स्टेंटली। लव एग्स बाय पता है इसलिए क्योंकि भूख भी लगे। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि तुम ट्राई करना ये। पहले हम लोग स्नैकिंग, ये वो, भूख को मारना अपने आप को डाइट से हट के। अब मुझे जब भूख लगती है, मेरा गो टू स्नैक एक बॉइल्ड अंडा होता है। और ऑनेस्टली सरमत, उस एक अंडे से पेट भर जाता और है। सबसे नियत साफ, भरे ना हाँ। भरे, पेट जरूर भर और जाता जिसका है। तो साफ खाना है ना, मतलब इट्स पैक्ड ऑन इट्स ओन, It's और आप amazing। उसको खोलें, मतलब इट्स क्लीन फूड। अंडे के बारे में एक और चीज़ आपको बताऊं, अंडा जो है उसमें रेफरेंस प्रोटीन है। जैसे जिगसॉ पजल होता है ना, आपकी बॉडी में दुनिया में और कोई ऐसी प्रोटीन नहीं है जो एक जिगसॉ पजल की तरह जाके आपकी बॉडी में फिट हो जाए। सो अंडा इज़ अ फैंटास्टिक प्रोटीन टू हैव, एंड अंडा वी मस्ट हैव। उसके अलावा होल व्हीट होनी चाहिए सुबह। आपको आलू का इस्तेमाल सुबह के वक्त नहीं करना चाहिए क्योंकि डायरेटिक है ना, तो सारा पोटेशियम की वजह से पानी खारिज हो जाता है। जी, so you tend not to retain water if your sehri is high in potassium, but you can have potassium, lots of potassium at iftar, क्योंकि आपने केला वहाँ भी पे ले लें, वो भी खा लें। जी आपने पानी खूब पीना है, and you want to get rid of that water quickly, so you need to have
एक केला ले लें, अपनी फ्रूट चाट बनाएं तो उसमें केले खूब डालें। भाई अल्लाह का शुक्र है, फ्रूट चाट रहने दे, फ्रूट चाट पे 1.5 घंटे की हमने गुफ्तगू की है, फ्रूट चाट पे हमने मजीद तबसरा नहीं करना। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये तो एक टीजर था कि हमने घेर लिया डॉक्टर अजमत को फिर से, तो हमारे साथ इंशाल्लाह डेली होंगे डॉक्टर अजमत मजीद। सरमत, अल्लाह का शुक्र है कि अब आपसे कुछ दिनों बाद ही मुलाकात होगी, बड़ी बातें कर ली हमने, बट वी आर सो प्राउड। थैंक यू। और इंशाल्लाह जब अगली बार आपसे मुलाकात होगी तो सितारा इम्तियाज याफ्ता होंगे आप, और इंशाल्लाह। आप तमगा इम्तियाज याफ्ता होंगी। हम अभी भी पड़े हैं राहों में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका शुक्रिया। पहले रोज़े का इस्तकबाल आपने हमारे साथ मिलके किया। ब्लेस यू सरमत, यू आर फैमिली, यू आर नॉट जस्ट अ फ्रेंड। एंड डॉक्टर साहब, आप तो इसी घर में डेली होंगे हमारे साथ, तो कल तक के लिए आपको शुक्रिया कहेंगे। और व्यूअर्स, हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद कलाम पाक की तरफ, तो कलाम की तरफ भी हम अपना रुझान करें, कलाम से ही बल्कि वापस आएंगे हम, एंड ऑफ कोर्स बातचीत करेंगे रोज़े और उसकी फजीलत पे। हमारे साथ रहिएगा। सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मोल हुजूर जानते हैं। तमाम दहर का नक्शा हुजूर जान लगे। यहाँ से आगे का रास्ता
यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे बहुत ही प्यारे भाई डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी हमारे साथ हैं। हमारे शो को 4 क्या करोड़ चांद लगा दिए मेरे प्यारे भाई ने। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, बहुत ही खूबसूरत नात को शायर भी हैं और एक बेहतरीन होस्ट हैं। और हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है कि हमारी आज की पहली ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं और इतना खूबसूरत नातिया कलाम आपने पेश किया। शुक्रिया, और रमज़ान मुबारक प्यारे भाई। खैर मुबारक आपको भी, आप सबको भी बहुत मुबारक आपका चेहरा देख के गारंटी हो गई है कि अब रमज़ानुल मुबारक अच्छा ही गुजरेगा मेरे लिए। इंशाल्लाह। एक और बहुत ही प्यारे इंसान, स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, सेवरल किताबों के आप ऑथर हैं, नात को शायर हैं, बहुत सी किताबों की आपने ट्रांसलेशन भी की है और आपने बहुत से इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। स्पेशली नेशनल सीरत अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है। हमारे बहुत ही प्यारे भाई, हमारे गाइड, हमारे उस्ताद, हमारे मेंटोर अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक, आप खैरियत से हैं। अल्लाह ताला का कितना करम है कि हमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार एक दूसरे को ये कहने का मौका मिल रहा है बेशक, और ये माह मुबारक खैर व आफियत से गुजर जाए, आमीन इसी की दुआ है, इसी की ख्वाहिश। आमीन आमीन। तो जदीद साहब, सबसे पहले अल्लामा साहब ये बताइए कि रमज़ानुल मुबारक, अब जैसे कि एक तो होता है ना इस्तकबाल जो हम पहले से करते हैं, और एक इस्तकबाल होता है जो बिल्कुल अब जब कुछ मेहमान घड़ियाँ बिल्कुल गेट पे आ जाएं। बिल्कुल हमें गाइड करें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। शुक्र है ज़ाते ज़ुल जलाल का जिसने हमें ये रहमत भरा महीना ज़िंदगी में फिर अता फ़रमाया। और ये शुक्र इसलिए लाजिम है, एक तो अपने मोहसिन का, मुनइम का शुक्र बनता है, दूसरा ये कि इस शुक्र से नेमत में इजाफ़ा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। यानी ये इस्तिकबाल जो है, इसमें जो रूह छुपी हुई है ना, वो शुक्राने की है, ग्रेटफुलनेस है कि आप उस अता पर खुशी और सरशारी की कैफियत में भी हैं और उसे रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। और आप, ये तो हम सब का तजुर्बा मुशाहदा है कि आप किसी मेहमान को अगर उसकी आमद से पहले ही आप सेलिब्रेट कर रहे हो उसकी आमद के तसव्वुर को, तो फिर क्या ही कैफियत होती है, क्या ही बरकत होती है। बेशक। और यकीनन आप भी फैज़याब होते हैं और ख़ुशी और सरशारी की कैफियत मिलती हैं, और वो जो आने वाला मेहमान है वो भी खुश होता है। बुनियादी मकसद ही ये है, इस्तिकबाल का फ़लसफ़ा ही ये है कि मेहमान आपसे खुश जाए। जब मेहमान खुश जाएगा तो जिसने भेजा है वो अंडरस्टूड है कि वो भी खुश होगा। तो इस मेहमान के इस्तकबाल या इससे रिलेटेड आपने कुछ लिखा है? हाँ, क्योंकि कैसे हो सकता है कि मुजद्दिद साहब आए शो पे और हम मैंने आपसे लिखा है। ये फरमाइश ना बिल्कुल करें, लिखा है। तो आपका लिखा हुआ अर्ज़ कर देता कुछ हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। रमज़ान शरीफ देखिए, ये भी हिस्सा है उसका सेलिब्रेशन का ना, जो तराने पढ़े जाते हैं, कसीदे पढ़े जाते। जितना बड़ा मेहमान हो, आपको पता है एयरपोर्ट पर गुलदस्ते लेके बच्चे खड़े होते हैं और मदीना फूलों के हार, फूलों के हार, और पूरी कौम, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब जिस तरह का। फिर ये तो डिपेंड करता है कि मेहमान का कैलिबर और लेवल क्या। बिल्कुल। तो रमज़ान तो अल्लाह का महीना है,
यानी अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ मेहमान है हमारी तरफ। ज़रा आप सोचिए, अगर आप इस तसव्वुर में चले जाएं कि जिसने भेजा हुआ है, मसलन जो सफ़ीर होता है किसी कौम का, एम्बेसडर जो होते हैं, तो क्या वो अपने पूरे मुल्क, पूरी कौम और पूरी गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं होता वो एक शख्स? बिल्कुल। तो यूं समझ लीजिए कि ये रमज़ान जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की सल्तनत का सफ़ीर बन के आपके घर आ रहा है। सुभान अल्लाह। तो ज़रा आप जितने उसमें आप चले जाएंगे वसी सिनारियों में, बस वैसी फिर आपकी इस्तिकबालिया कैफियत हो जाएंगी। तो उसमें फिर एक चीज़ ये भी होती है कि जो लोग शुअरा होते हैं, नात निगार होते हैं, हम्द निगार होते हैं, शेर कहने वाले लोग होते हैं, वो फिर अपना इजहार मोहब्बत, अपना इस्तिकबालिया मंजूम अंदाज से पेश करते हैं। सो मैं भी इस अजीमुशान मेहमान के लिए, सरवर साहब भी बैठे हैं माशाअल्लाह, रमज़ान की आमद का एक इस्तिकबालिया तराना है कि अल्लाह का मेहमान है तू ए माह रमज़ान, अल्लाह का मेहमान है तू ए माह रमज़ान, तस्कीने दिलो जान है तू ए माह रमज़ान। और इफ्तार व सहर चेहरे मोमिन को निखारें, इफ्तार व सहर चेहरे मोमिन को निखारें, हैं सहने मसाजिद में तरावी की बहारें, एक मौजा इरफान है तू ए माह रमज़ान, अल्लाह का मेहमान है तू ए माह रमज़ान। और रहमत कहीं बख्शिश तेरे अशरों में छुपी है, रहमत कहीं बख्शिश तेरे अशरों में छुपी है, हर शब ही तेरी चश्मे कौसर में धुली है, सुभान अल्लाह। हाँ तोहफ़े रहमान है तू ए माह रमज़ान। और होता है गुमा दिल पे मुझे गारे हिरा का, वाह। होता है गुमा दिल पे मुझे गारे हिरा का, जब तज़किरा छिड़ जाता है आयात हुदा का, आगोश बकुरआन है तू ए माह रमज़ान, अल्लाह का मेहमान है तू ए माह रमज़ान। हर दिन है मुअज़्ज़म तेरा, हर शब है गिरामी, हर दिन है मुअज़्ज़म तेरा, हर शब है गिरामी, होती है शबे कद्र फरिश्तों की सलामी, सुभान अल्लाह, सुभान होती है शबे कद्र फरिश्तों की सलामी, बख्शिश का शबिस्तान है तू ए माह रमज़ान। और अनवारो फ़यूज़ात की बारिश है मुसलसल, अनवारो फ़यूज़ात की बारिश है मुसलसल, शाहजाद हुई जाती है हर समत जो जल थल, सरकार का फैज़ान है तू ए माह रमज़ान, अल्लाह का मेहमान है तू ए माह रमज़ान, तस्कीने दिलो जान है तू ए माह रमज़ान। माशाअल्लाह। दरिया को कूजे में बंद कर दिया। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान शुक्र, अल्लाह। क्या बड़ी कहने। नवाजिश। मकसद है मेहमान खुश हो जाए, क्योंकि मेहमान खुश है तो फिर रहमान खुश है। क्या बात है। और इसके दामन में देखिए क्या क्या, ये मेहमान खाली नहीं आया। होता ये कि मेहमान आ रहा है तो मेज़बान उसे कुछ पेश करता है, ये ऐसा मेहमान है जो अपने दामन में तहाइफ के खजाइन लेके आ। लेकिन इस माह रमज़ान की रूह को, इस माह रमज़ान की रूह को हम अपनी सोसाइटी और अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में तो सारे फुल स्टीम अहेड होते हैं, और जैसे ही चांद रात आती है सबके तेवर बदल जाते हैं। हाँ, अच्छा, वो सबके रवैये बदल जाते इस हैं। पहलू से देख लें तो वो रिजल्ट की रात है कि आपने क्या लिया इस मेहमान से, और कैसा आपने सेलिब्रेट किया, कैसी आपने मेहमान नवाजी की, मेज़बानी की, और क्या हिस्सा आपने समेटा उस सारे जो पैकेज आपको मिला था, एक रूहानियत का पैकेज मिला था, एक इल्म का, एक दीनदारी का, ताल्लुक़ बिल्लाह का, ताल्लुक़ बिल कुरान का मौका मिला था। और इसमें अजीब देखिए करम नवाजी ये है कि आप किसी एक चीज़ को भी मजबूती से थाम लेना तो आपको मंजिल पे वो ले जाती है। आप रोज़े से जुड़ जाएं, रोज़े से, तो आपको रब से जोड़ देगा। बेशक। आप कुरान से जुड़ जाएं, वो भी आपको रब से जोड़ देगा। आप रमज़ान से जुड़ जाएं, आप एतकाफ़ से जुड़ जाएं, आप शब कदर से जुड़ जाएं, आप किसी एक ताक रात से जुड़ जाएं। यानी ये महीना ऐसा बाकमाल है कि इसका हर जुज़ कुल का दर्जा रखता है। सुभान अल्लाह। वो आपको मंजिल मकसूद तक ले जाने के लिए आया हुआ है। यूं समझ लीजिए कि किसी ने एक मछली के लिए एक कांटा नहीं फेंका हुआ, उसने 15-20 हज़ार कांटे फेंक दिए हैं कि कहीं तो आएगा ना। तो बंदों के लिए अच्छा,
फिर ये जो इस्तिकबालिया कैफियत है, इसको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी सुन्नत और सीरत का हिस्सा बनाया है। बिल्कुल। यानी रजब शुरू हुआ ना तो दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, यानी 2 महीने पहले आपको इंस्ट्रक्शन तैयारी शुरू है, आपकी तैयारी शुरू। रजब में आप दुआएं मांग रहे हैं, फिर शाबान में साथ आप रोजे भी रोज़े रख भी रहे हैं, रख रहे हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर शब बरात शब कद्र की एक तरह वार्म अप प्रीएम्प्टिव हो रहा है, तैयारी में आ गए, आप कैफियत में आ गए, उसमें अपने साल वाली रूटीन और शेड्यूल से निकले और थोड़ा सा और करीब हो गए, और सरगर्मी और पुरजोश हो गए, करीब आ गए। तो अब ये तैयारी आपको रमज़ान शरीफ को अवेल करने के काबिल बना रही है। हमारे उलमा ने लिखा है कि जो हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं ना जी, असल में तो फ़र्ज़ नमाज ही है, वही है असल नमाज। ये जो आगे पीछे सुन्नतें रखी हुई हैं ना, मसलन जोहर से पहले हमने 4 सुन्नतें पढ़नी, वो वार्म अप है। मैंने आपकी बात आज रिपीट करनी है शो पे कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं भी कुछ सीख ही गई हूँ इतने सालों में आपसे। आपने एक बात कही थी जो मैंने अपने बच्चों को, अपनी फैमिली में और टीवी पे भी बड़ी दफ़ा दोहराई है, तो मैं कहना चाहूँगी कि आपको ही क्रेडिट दे के ये बात कहूँ कि पेपर 60 नंबर से भी पास किया जा सकता है और 100% पे भी पास किया जा सकता है। 60 नंबर लेके पास करना है या बिल्कुल 50 नंबर बॉर्डर पे पास होना है या 100% लेने हैं। और इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुजद्दिद साहब, सूरह वाक़िया भी यही बात हमें गाइड करती है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो मैंने ट्रांसलेशन पढ़ी और देखा। तो प्लीज़ इसके बारे में भी ज़रा गाइड करेंगे। आप इतनी खूबसूरती से हमेशा हमें एक्सप्लेन करते हैं कि भाई नंबर 50 भी लेके पास हो सकते हो, 100 में से 100 भी ले सकते हो। ये अब आपके ऊपर है कि आप, लेकिन ये अजीब मामला है बारगाह इलाही का। वहाँ जो आखिरी स्टेटमेंट लोहे महफूज पे लिखी गई है ना, वो है सबकत रहमती अला गज़बी, हर हाल में मेरी रहमत मेरे गज़ब पे गालिब रहेगी। ये अब उस मालिक की मर्जी है। देखिए, पासिंग मार्क्स हो गए या आपके कोई A+ हो गया या B+ हो गया, वो भी हैं, ग्रेड्स आपके अच्छे से अच्छे भी आ गए, लेकिन जब लफ्ज़ पास आते हैं ना तो वो सब के लिए बोला जाता है, ये सब पास हो गए हैं। तो जन्नत में जाने की क्वालिफ़िकेशन और रिज़ाए इलाही की क्वालिफ़िकेशन जो है, अगर आप नंबरिंग को ही मेयार बना लें और स्टैंडर्ड बना लें वहाँ, तो अगर आप पास हैं तो उनके लिए कुरान जो टर्म यूज़ करता है ना, वो ये है कि ये लोग सालेहीन हैं और ये कामयाब हैं। बिल्कुल सही, बस वो कामयाब हैं। अब आगे दर्जात की बुलंदी वो उनकी एफर्ट पे डिपेंड करती है या फिर मालिक की रहमत पे डिपेंड करती है, वो एक अलग इशू है। असल ये है कि आप क्वालिफाई आपने किया या नहीं। बिल्कुल, अगर क्वालिफाई कर लिया है तो आप वो जो पासिंग लाइन है आप उसके अंदर मौजूद हैं, आप कामयाब हो गए। यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। रहमत का तसव्वुर देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा दिया ना, देखिए रमज़ान की शान का अंदाज़ा इससे लगाइए कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके इस्तिकबाल का खुतबा पढ़ रहे हैं कि इस्तकबाले रमज़ान का जो कॉन्सेप्ट और ये सारी चीज़ें, और हम सारे जो ये डिफरेंट चैनल्स भी ट्रांसमिशंस करते हैं, एक्चुअली तो ये सुन्नत है, सुन्नत है। तो मैं साथ ये भी कहता हूँ, मैंने PTV के प्रोग्रामों में भी इस्तिकबालिया में कहा, ये बड़ा क्रेडिट है, ये एक सुन्नत जिंदा हो रही है, एक सुन्नत का रिवाइवल हो रहा है, ये छोटी सी बात नहीं है। इस्तिकबाल रमज़ान क्यों? उसके बरक्स हमारे कल्चर में आपको याद है अलविदा का तसव्वुर ज़्यादा प्रोमिनेंट है। बिल्कुल, अलविदा का तसव्वुर बचपन से हमने देखा है, अलविदा 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 है, यानी अलविदा के लिए एहतमाम ज़्यादा हो रहा है और रिसेप्शन और इस्तिकबाल वाली कैफियत कम थी। ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब ये शऊर बढ़ा और इसमें ज़ाहिर है PTV को भी ये क्रेडिट जाता है। यहाँ तो बाकायदा पूरी ट्रांसमिशन कई दिन होती रही। जाने पे आप खुशियाँ मना रहे हैं तो उनके आने पे तो पहले, हाँ नहीं, जाने पे तो आप अफसोस का इजहार कर रहे हैं। चलिए, बट आप समझ रहे हैं ना कि उस दिन रात को फिर चांद रात हो जाती है, तो वो सारा कुछ शुरू हो जाता है। देखिए, लेट्स कॉल अ स्पेड। देखिए अल्लामा साहब, एक तो ये बहुत बड़ा एक इशू रहा है काफ़ी अरसे तक कि रमज़ान उल मुबारक को सेलिब्रेशन नहीं समझा जाता था, सिर्फ लेक्चर दिए जाते थे, जो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जितने प्यारे अंदाज में अल्लामा साहब आपने बात समझाई, अब चाहे 12 साल का बच्चा देख रहा है या 80 साल का कोई बुजुर्ग देख रहा है, बात सबके दिल में उतरेगी। बिलाशुबा मकसद जोड़ना है ना, क्योंकि आप जोड़ना है, मकसद आपको रमज़ान से जोड़ना है, उस मेहमान से जोड़ना। आपको याद है हमारे यहाँ ये अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह, कि पहले तो बहुत थी
कि मेहमान जाते हुए छोटे बच्चों को कोई ना कोई कुछ ना गिफ्ट, कुछ गिफ्ट है या ना? पैसे देते थे। तो भाई इससे आप जब अगर बच्चे जुड़ते हैं तो ये मेहमान उससे भी नवाजता, अगर बड़े जुड़ते हैं तो मकसद है जुड़ना, वाबस्ता होना, उस मेहमान के दामन से जुड़ जाना। तो किसी बहाने जुड़िए आप, क्योंकि इसमें इसके दामन में रहमत भी है, इसके दामन में बख्शिश भी है, इसके दामन में मगफिरत भी है, इसके दामन में दुनिया की भलाई भी है और आखिरत की भलाई भी है। मेडिकली आप आ जाइए, आपको डॉक्टर हजरात बताते हैं रोज़े की आपको फिज़िकल कितने बेनिफिट्स हैं, आपको दुनियावी कितने फ़ायदे हैं और क्या क्या बरक़ात हैं, और इसी तरह रूहानी और दीनी एतबार से भी गोया पूरे साल की बरकतें आप समेट रहे हैं एक महीने के अंदर, जो जिसने अगले रमज़ान तक आपके काम आना है और आपकी रूह ने उसको कंज्यूम करना। अलामा साहब, दिल खुश हो जाता है आपसे बहुत मिलके, शुक्रिया, बड़ी नवाज़। और दिमाग के भी कुछ 2-4 तबक रोशन हो जाते हैं। और अल्लाह करे कि अल्हम्दुलिल्लाह इस माह मुबारक में जो सारी चीज़ें सीखें वो फिर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी कर आमीन, पाएँ। आमीन। और हम तो ये सिलसिला जारी रखेंगे रमज़ान एट होम में, एंड रमज़ान पाकिस्तान जो हमारी बिल्कुल। टोटल ट्रांसमिशन है उसमें। इंशाअल्लाह, बहुत 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 शुक्रिया नवाजिश, बड़ी मौत। आज अपनी बहन के बहुत शुक्रिया, इस तरह से प्रोग्राम का हिस्सा बन के और हमें गाइड करके। बहुत शुक्रिया। क्योंकि अपने कुछ ऐसे प्यारे प्यारे लोग होते हैं जिनके साथ जब किसी भी नई चीज़ का आगाज़ हो तो इंसान तो ज़्यादा nervous भी खुशी होता है और होती है, ज़्यादा अपनाइयत खुशी होती है जब बिला अपना- शुबा। सो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एंड मेरे बहुत ही प्यारे भाई, आपसे ही कलाम सुनते हुए आज के शो को कंक्लूड करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आप इतनी प्यारी और पते की बातें करते हैं तो किसी पैगाम के साथ ही हमें कलाम की तरफ लेके जाइएगा। वो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल रात 10 बजे फिर मुलाकात होगी, और सुबह सहरी इंशाल्लाह राबिया अनम होस्ट करेंगी सुबह 3 बजे से लेके 5 बजे तक। तो सहरी की ट्रांसमिशन भी ज़रूर देखिएगा, और इफ्तार की भी हमारी ट्रांसमिशन दोपहर 2 बजे से मगरिब तक कंटिन्यू करेगी, जिसको एहसन खान और राबिया अनम होस्ट कर रहे हैं, और रात 10 बजे ये नाचीज़ होस्ट कर रही है। तो जी भैया, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना अल्लाह ने अता फ़रमाया है। अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और नात के चंद अशार बहुत मारूफ़ कलाम हज़रत हफ़ीज़ ताहिब रहमतुल्लाह अलैह का। दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, हमको दरकार है रोशनी या नबी। एक शीरीं झलक, एक नूरी ढलक, तल्खो तारीक है जिंदगी या नबी। हमको दरकार है रोशनी या नबी। काम हमने रखा सिर्फ अज़कार से, तेरी तालीम अपनाई अगियार ने। हश्र में मुँह दिखाएंगे कैसे तुझे, हश्र में मुँह दिखाएंगे कैसे तुझे। हमसे ना करदा कार उम्मती या नबी। हमको दरकार है रोशनी या नबी। ज़ीस्त के तब
वक्ते सहरा पे शाहे अरब तेरे इकराम का अब बरसेगा कब, कब हरी होगी शाखे तमन्ना मेरी, कब मिटेगी मेरी तशनगी या नबी। हमको दरकार है रोशनी या नबी। राज़दां इस जहां में बनाऊं किसे, रूह के ज़ख्म जाके दिखाऊं किसे, गैर के सामने क्यों तमाशा बनूं, क्यों करूं दोस्तों को दुखी या नबी, या नबी। अब तो आशोबे हालात ने तेरी यादों के चेहरे भी धुंधला दिए। देख ले तेरे ताइब की नग़मागरी बनती जाती है नौहा गरी या नबी। दे तबस्सुम की खैरात माहौल